अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अगर हम देखें भारत के पश्चिमी हिस्से में, उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक दक्षिण एशियाई कंट्री है। इस सीमा को किस नाम से जानते हैं? भारत और पाकिस्तान और इस सीमा को ड्यूरेंट। ये जो अफगानिस्तान है ये कभी भारत का हिस्सा है। इतिहास में अगर हम जाएं तो इसके इतिहास उठाकर देखेंगे तो इस पर भारत के शासकों का शासन रहा। अफगानिस्तान के कुछ शहरों का उल्लेख हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उन प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है, और वही प्राचीन ग्रंथों में ये कहा जाता है कि हमारे जो 16 महाजनपद थी उनकी कुछ महाजनपदों का उल्लेख, और जो हमारे महाभारत काल है उस महाभारत काल का भी कुछ वर्णन इन स्थानों का मिलता है। और ये भी कहा गया है कि कुछ श्राप भी लगे हुए हैं जो यहाँ की मिट्टी में श्रापित भूमि कहलाई। अब ये पौराणिक कथाओं से लेकर आज वर्तमान 2021 तक जो 15 अगस्त 2021 की घटना है उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया कि ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसा पहली बार अफगानिस्तान में नहीं हुआ। अफगानिस्तान इससे पहले भी तालिबान जो संगठन है उसके अंतर्गत 1996 से 2001 तक रह चुका है और तब भी ऐसी ही कंडीशन बनी। अंततः ये दुनिया की ऐसी भूमि है जहाँ बड़ी बड़ी महाशक्ति, बड़े बड़ी पावर, बड़े बड़ी देश अपनी शक्ति लगा चुके, लेकिन अंततः ये कहा जाता है कि यहाँ दुनिया में आज तक कोई सफल नहीं। ये भूमि खून की भूमि है और इस भूमि को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर के नाम से मिली। ये ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर का मतलब ये है कि सीधी सी बात है कि आज तक कोई यहाँ से कब्जा नहीं हुआ, स्थायी सत्ता को स्थापित नहीं कर पाया। अब जो अफगानिस्तान है उससे लगा हुआ हिस्सा आपको हमेशा से कांधार जानते हैं, काबुल को जानते हैं। जो काबुल है ये वर्तमान राजधानी भी रही है इसकी। इसके अलावा जो जलालाबाद, बामियान और हेरात, ठीक, ऐसे 34 प्रांतों से मिलकर बना है अफगानिस्तान। मैं इनका नाम हेरात, काबुल, बामियान, कांधार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ भारत के शासकों का शासन रहा है। अब हम आते हैं इसके इतिहास पर 10,000 साल पहले के इतिहास, जो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल की स्थिति में थे। इस काल में कहा जाता है कि जिस तरीके से सभ्यताएं पूरी दुनिया में शुरू हो रही थी, मानव सभ्य बन रहा था, उसी तरीके से मानव यहाँ भी सभ्य बनने की शुरुआत 10,000 साल ईसा पूर्व की कंडीशन में मानी। लेकिन धीरे 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 यहाँ स्थिति में परिवर्तन आते गए। यहाँ जब खेती की स्थिति देखी जाए तो यहाँ नगण्य जल होने की वजह से यहाँ खेती परिपूर्ण रूप से नहीं है, और दूसरी समस्या यहाँ जब खेती नहीं हो पाई तो धीरे 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 यहाँ पर भूखमरी की समस्या बहुत पहले से बनी है। अब स्वाभाविक सी बात थी कि किसी भी देश में भूखमरी होगी तो उसको मिटाने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास तो करा जाएगा। कोई ना कोई देश तो प्रयास करेगा, उसके शासक प्रयास करेंगे कि हम आखिर को हमारी भूखमरी को कैसे मिटाएं। ठीक, अफगानिस्तान में हुआ ये था कि ये कहा जाता है कि लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास इस क्षेत्र में हकमनी वंश के जो शासन थे,
हकमनी राजवंश का शासन 550 ईसा पूर्व में हो चुका। इससे पहले ही अगर हम देखें तो ईरान इससे लगा हुआ हिस्सा है, और ईरान को ही कहा जाता है मध्य एशिया। और जो ईरान है, यहीं से मध्य एशिया क्षेत्र से, ईरान से ही आए थे कौन? जो आर्य संस्कृति के लोग हैं, जो हमारे आदि पूर्वज हैं, वो आए कहाँ से? यहीं से। इसका मतलब गुजरे कहाँ से? इसी क्षेत्र में। अब उस समय कोई भी सीमा निश्चित नहीं थी, हाँ, लेकिन ईरान के क्षेत्र की सीमा थी। इससे ऊपर का हिस्सा अगर हम देखें तो जो ये हिस्सा है, ये 1980-90 के दशक तक सोवियत संघ, रूस, ठीक, जितने तान दिखाई देते हैं वो सारे तान पहले थे ही नहीं। वो किसके हिस्सा थे? सोवियत संघ, रूस। बाद में सोवियत संघ, रूस में 1980 के दशक में फूट पड़ी और इससे 10 देश अलग हो, और इन 10 देशों के अलग अलग स्वरूप हमें दिखाई देते हैं। अफगानिस्तान से ऊपर के जितने भी हिस्से हैं उसमें आप उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, टर्की, ये जो हिस्से रहे, अधिकांश के तान जो बने वो 1980 के दशक में। अब हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की हम बात कर रहे हैं, पहला राजवंश यहाँ जो दिखाई देता है वो 550 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ एक राजवंश दिखाई देता है, हकमनी। ये कहा जाता है कि हकमनियों के समय से ही प्रयास किए जाते हैं। लेकिन इधर ही एक पश्चिम में एक और प्रांत था, मेसोडोनिया राज्य। और मेसोडोनिया राज्य में कहा जाता है कि एक शासक हुए सिकंदर। सिकंदर ने विश्व विजय पर निकले, और विश्व विजय के साथ साथ कई सारे विजय इन्होंने की। ये कहा जाता है कि जब इन्होंने अफगानिस्तान को जीता तो अफगानिस्तान की मिट्टी ले गए और अपनी मां को दे दी। उस राज्य में ये मिट्टी भी चली गई, तो उस मिट्टी के कारण से इस राज्य में झगड़ा होना शुरू हुआ। सिकंदर ने ये मिट्टी वापस भिजवाई और वापस उसी अफगानिस्तान में छोड़ा। ये कहा जाता है कि कांधारी का श्राप जो है वो हमारे पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि जब इनके क्षेत्र गए थे, कंधार जो क्षेत्र हाथ से निकला था, यही की थी कांधारी, और या जिनको हम गांधारी कहते हैं। गांधारी ने यह श्राप दिया था कि यहाँ की भूमि कभी भी, ये श्रापित है, यहाँ कभी शांति नहीं स्थापित, और वही श्राप आज तक दिखाई देता है। हालांकि अब ये श्राप है या नहीं, मानव ही मानव का दुश्मन है, यही श्राप। अंततः आज तक यहाँ कभी शांति स्थापित हो ही नहीं। अब हकमनी राजवंश के बाद सिकंदर ने जब यहाँ आक्रमण किया तो सिकंदर ने भी इस भूमि पर सिर्फ यहाँ से निकल कर गया, जो भारत तक पहुंचा, झेलम नदी के तट तक, व्यास नदी के तट तक पहुंचकर और ये वापस आ। अब इसके बाद ये कहा जाता है कि 322 ईसा पूर्व में भारत में एक राजवंश स्थापित हुआ था। कौन सा? मौर्य राजवंश। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय कहा जाता है कि सिकंदर के जो यहाँ पर छोड़े हुए व्यक्ति थे, जो यहाँ शासन चला रहे थे, यही क्षेत्र में, इस क्षेत्र पर अधिकार तो सिकंदर का था। तो अंततः ये क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिए थे। तो अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिपेंस डाई, यही है वो क्षेत्र, काबुल, कांधार, हेरात, बम। अब इसी से पहले ये जो बामियान है, ये बामियान सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरा। मौर्य काल में जब यहाँ पर कब्जा किया गया भारत के द्वारा, तो यहाँ पर ये जो बामियान है ये बौद्धों का स्थान बन गया, और बौद्धों ने यहाँ बुद्ध मूर्तियां बनवाई, और ये बुद्ध मूर्तियां बहुत बड़े स्तर पर बनी। ये कहा जाता है कि ये बुद्ध मूर्तियों को अभी हाल ही में खत्म किया गया, तोड़ा गया, समाप्त किया गया,
जो किसी भी देश की धरोहर थी उसको समाप्त कर दिया। ठीक, कि वही प्रांत बामियान, काबुल से ज़्यादा दूर नहीं, काबुल से लगा हुआ हिस्सा। अब ये जो सिकंदर के आक्रमण के बाद की स्थिति ये हुई कि यहीं पर एक जनजाति का क्षेत्र ये रहा जाता है। 230 के आसपास जब चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य वापस से कमजोर हुआ था, तो 230 के आसपास शक जो जाति है, शक जाति ने इस अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और अफगानिस्तान के बहुत से हिस्से जीत लिए। अब सीधी सी बात है कि यही शक फिर बाद में हमारे यहाँ पर भी आक्रमण करते और शकों का दमन फिर होते रहते हैं। गुप्त काल तक शकों के आक्रमण होते रहे और सरकारी उपाधि धारण होती रही। अंततः ये जो आक्रमण की स्थिति थी इसमें चलते रहा। इसके बाद फिर कुषाण, पल्लव, पार्थियन के नाम से जो जाने जाते हैं, इन्होंने भी यहाँ पर आक्रमण करते रहे। इसका मतलब जितने आक्रमण की स्थिति भारत ने नहीं झेली उससे ज़्यादा भारत पर आक्रमण की वजह से किसने झेली? इसी, क्योंकि अधिकांश लोग यही रहने वाले थे, ईरान और सऊदी अरब के लोग जो आक्रमण कर रहे थे। अंततः ये कहा जाता है कि सासानी एक राजवंश हुआ था ईरान में। कहाँ का राजवंश था? ईरान। इस सासानी राजवंश ने पूरे अफगानिस्तान के हिस्से पर कब्जा कर लिया। जब हमारे यहाँ उत्तर गुप्त काल चल रहा था तब 712 के आसपास, 707 के आसपास यहाँ सासानी राजवंश का शासन। अब यहीं पर हमारा सिंध प्रांत है, पाकिस्तान वाला हिस्सा पहले किसका हिस्सा था? भारत। और यहीं पर हमारा सिंध प्रांत जो है वो था। 712 में भारत पर आक्रमण हुआ था किसका? पहला मुस्लिम आक्रमण सिंध पर। किसका? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक। और मोहम्मद बिन कासिम जो है इनको भेजा था अल हज्जाज। और ये ईरान के शासक थे। अब ऐसी स्थिति में सारे युद्ध की सारी स्थिति किसको झेलनी पड़ी थी? अफगानिस्तान। सबके बीच हमेशा से पिछने वाला राज्य कौन सा रहा? अफगानिस्तान। ये जो आगे चलकर रूस भी जो ये है और इधर ब्रिटेन का शासन होगा तब भी पिछेगा कौन? एक ही राज्य। ठीक। अब ये ऐसी चक्की में पिसते जा रहा था जिनका कोई गुनाह नहीं था, लेकिन फिर भी आए दिन आक्रमण की स्थितियां रही। कभी स्थायित्व यहाँ का किसी ने सोचा है? ठीक। 707 से यह जो सासानी वर्ग था, ये सासानी वर्ग या सामानी वर्ग जिनको कहा जाता है, ये 707 से 987 तक इसी राजवंश ने कब्जा करके रखा। कहाँ? इस अफगानिस्तान वाले हिस्से। इसके बाद जब 9वीं 10वीं शताब्दी में आया तो ये कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी में 987 के बाद जो गजनी वंश था, गजनी का, इधर ही गजनी क्षेत्र पीछे की तरफ। अब गजनी क्षेत्र जो है वही गजनी क्षेत्र के शासक में एक शासक हुए मोहम्मद गजनवी, और ये शासक बना था 999 में। इसने 1000 से 1027 तक भारत पर कितनी बार आक्रमण करे? 17 बार। स्वाभाविक सी बात है, इसने सबसे पहला आक्रमण कर जीता क्या? अफगानिस्तान का हिस्सा। ठीक। अब मोहम्मद गजनवी के अधीन थे। 100 साल तक ये कहा जाता है कि यहाँ फिर अशांति की स्थिति बनी रही, क्योंकि लगातार आक्रमण की स्थिति। लेकिन इसी के बीच एक क्षेत्र यहाँ पर पनपा, गौर वंश। गौर क्षेत्र यही अफगानिस्तान का। ठीक। लगभग 1183 के आसपास या 1100 के आसपास ये कहा जाता है कि 1183 में
जहाँ एक राजवंश फिर उपजा, गौर राजवंश। ठीक। और गौर राजवंश के एक शासक हुए थे मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब अफगानिस्तान में ही ये स्थापित हुए, इसका मतलब अफगानिस्तान किसके अधीन? किसी गौर वंश के अधीन, गौरी के अधीन। गौरी ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई और भारतीय भूभाग पर आक्रमण किया। जब आक्रमण किया तो सीधी सी बात है कि ये जब वापस गया 1204-1205 में, तो गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी ने अंततः दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में कर दी और इस्लाम का भारत में पहला वंश दास वंश स्थापित। और दास वंश यहाँ से लेकर इतने क्षेत्र में जो पश्चिमी क्षेत्र था, यहाँ भी शासन चला। हालांकि इस समय तक ये क्षेत्र अलग अलग लोगों को बांट दिया गया। सिंध क्षेत्र नासुरुद्दीन कुबाचा को बांटा गया। ये जो क्षेत्र है ये यादौज को बांट दिया गया, और ये जो क्षेत्र है ये किसके पास रह गया था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास रह। अब यादौज यहाँ का शासक, गौर राज्य का। सिंध का शासक कौन? नासुरुद्दीन कुबाचा। और यही आगे चलकर किस युद्ध का कारण बने थे? तराइन का थर्ड युद्ध, जो आगे चलकर कारण होना, वो इल्तुतमिश के काल में एक समस्या बनी। अब अंततः ये जो स्थिति थी, इसमें कहीं ना कहीं भारत में 1206 से लेकर 1526 तक सल्तनत काल का शासन रहा। इसी सल्तनत काल के बहुत से शासकों ने यहाँ पर शासन स्थापित करके रखा। कभी अपने प्रतिनिधि शासन, कभी खुद ने शासन चला, अलग अलग यहाँ से आते रहे और शासन चलता रहा। मतलब भारत और अफगानिस्तान सेम कंडीशन से गुजर रहे थे, सेम शासकों का यहाँ पर शासन। अब स्थिति ये बनी कि जब सल्तनत काल में लोदियों का शासन आया, 15वीं शताब्दी की शुरुआत हुई, तो लोदियों के शासन के समय का भारत अफगानिस्तान वाले हिस्से से इनके हाथ से निकल गया। और ये क्षेत्र ये कहा जाता है कि अब कई ईरान के छोटे छोटे राजवंशों के स्वरूप के द्वारा यहाँ पर कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद ये जो हिस्सा है, अंततः उमर शेख मिर्जा, एक छोटी सी जागीर समरकंद वाला जो हिस्सा है, वहाँ के शासक बने। और उन्हीं की संतान हुई भविष्य में कौन? बाबर। बाबर इस क्षेत्र के फिर शासक बने, काबुल को जीता, और काबुल जीतने के बाद, इतना पूरा हिस्सा जीतने के बाद, ईरान वाला हिस्सा छोड़कर अंततः यहाँ 1526 में पहला आक्रमण करा, पानीपत का प्रथम। अंततः इस युद्ध में जीते। और ये कहा जाता है कि बाबर की जब मृत्यु हुई तो फिर कामरान, इनका एक लड़का था, कामरान अस्करी, हिंदाल और हुमायूं, 1530 में भारत का शासक बना। मुगल राजवंश 1526 में स्थापित हुआ। और मुगल राजवंश का जो कामरान था, इस कामरान को काबुल क्षेत्र जो था अधीनता में आता था किसकी? बाबर की। तो यहाँ पर कामरान को प्रमुख बना। ये 1500 साल का इतिहास, भारत के जो इतिहास है उसी के साथ चलता है। इस वजह से इसमें कोई अलग से इतिहास नहीं है। लेकिन भारत में फिर भी स्थायित्व दिखाई दिया, यहाँ स्थायित्व नहीं दिखाई दिया। भारत में उत्तर में ही इनका अधिकार रहा। जब यहाँ एस्टेब्लिश हुए तो व्यवस्थित शासन था। यहाँ व्यवस्थित शासन किसी ने किया ही नहीं, क्योंकि आय होती नहीं थी। जहाँ आय होगी, जहाँ से इनकम होगी, वही शासन होगा। जहाँ तो सिर्फ लोगों को गरीबी थी, भुखमरी थी, इस भुखमरी मिटाने के लिए कहाँ आक्रमण किया था? भारत। चाहे बाबर, चाहे जितने लोग, इन्होंने लेकर क्यों आए भारत पर कि ये संपन्न राज्य है और इस संपन्न राज्य पर हम आक्रमण करेंगे तो अंततः हमें इससे फायदा होगा। अब इसके बाद चंगेज खां का भी आक्रमण पहले हो रखा था। इसके बाद शाहजहां के काल में भी ये हिस्सा रहा और औरंगजेब के काल तक यहाँ पर कुछ एक नियंत्रण फिर भी थे, क्योंकि औरंगजेब दक्षिण की समस्या में उलझ गया था।
तो उत्तर के हिस्सों पर इतना ध्यान इसमें दे नहीं पाया। ठीक, अब 1707 के बाद की कहानी अफगानिस्तान में शुरू हुई। ठीक, जो अफगानिस्तान के इतिहास को भारतीय इतिहास से अलग बना देती है। 1707 के बाद यहाँ के जो शासन थे वो डिक्टेटर शासन, यहाँ पर भी इसी तरीके के राजशाही वंश जो थे वो शुरू हुए, लेकिन फिर भी मुगलों के आधिपत्य में था ये हिस्सा। 1707 के बाद अंग्रेजों का भी भारत में प्रभुत्व होना शुरू हो गया था। अंग्रेज भी चाह रहे थे कि हम जैसे तैसे कर कब्जा तो कर ही लें इस हिस्से पर। इधर रूस अपना शासन बढ़ा रहा था और रूस साम्यवादी देश था, और ब्रिटेन को ये बार बार डर रहता था कि ऐसा ना हो कि रूस इस पर कब्जा कर ले। अब इसी समय भारत पर शासन लगभग 1750 के आसपास आते आते हो चुका था जिसका, लेकिन इसी समय भारत का भी एक शासक हुआ, रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने शाह शुजा की मदद करने के उद्देश्य से इसी अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और अपने पसंद का शासन बैठा लिया था। उसी में त्रिपक्षीय संधि को लेकर जो गुट था, अंग्रेज, शाह शुजा और ये एक तरीके से रणजीत सिंह। रणजीत सिंह की सीमा सिंधु नदी को मान ली गई और पश्चिमी हिस्से में लगभग आज का अफगानिस्तान का आधे हिस्से 25% हिस्से पर किसका शासन रहा था? लेकिन रणजीत सिंह के बाद कोई उत्तराधिकारी भी एक ऐसा नहीं हुआ जो इस शासन को संभाल ले। अंततः ऐसी स्थिति में अब वहां पर जो पश्चिमी हिस्सा था उससे हमारा संपर्क टूटा। ब्रिटिश सरकार को यहाँ से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार को ये डर था कि ये क्षेत्र हमारे हाथ में अगर आ जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। ब्रिटिश सरकार बार बार ये चाह रही थी कि यहाँ पर हम आक्रमण कर दें और ये क्षेत्र हमारे अंदर आ जाए। ब्रिटिश सरकार ने भी यहाँ 3 युद्ध किए, 3 अफगान युद्ध हुए इतिहास में। पहला अफगान युद्ध हुआ 1838 से 1842 तक। इस युद्ध में कहा जाता है कि इस समय अफगानिस्तान में दोस्त मोहम्मद शासक था और दोस्त मोहम्मद को हटाकर कोशिश ये करी जा रही थी कि अपना शासक यहाँ पर स्थापित कर दिया जाए। दोस्त मोहम्मद और इस समय जॉर्ज ऑकलैंड जो थे वो भारतीय ब्रिटिश काल के यहाँ पर गवर्नर। दूसरा जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1878 से 1880। पहले युद्ध में कोई निर्णायक डिसीजन निकल कर नहीं आया, लेकिन हाँ ब्रिटिश सरकार का प्रभुत्व कहीं ना कहीं बढ़ गया। दूसरा जो युद्ध हुआ यहाँ पर शेर अली शासक था और इस समय लॉर्ड लिटन जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे। इसमें भी कोई स्पष्ट कारण निकल कर नहीं आया। दोनों युद्धों से ब्रिटिश सरकार का कोई लेना देना नहीं। ब्रिटिश सरकार का बहुत बड़ी मात्रा में पैसा खर्च हो रहा था। ब्रिटिश सरकार को लग रहा था कि अगर हम यही उलझे रहते तो हम सुलझ कभी नहीं पाएंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार को यह भी डर था कि अगर अफगानिस्तान पर हमने कब्जा नहीं किया तो रूस अपनी शक्ति बढ़ा, और रूस ने भी ये गलती करी। आगे आने वाले इतिहास में हम जब देखेंगे 80 के बाद ब्रिटेन ने अपने हाथ खींचे तो रूस ने अपना सर्व शुरू कर दिया और रूस के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है। रूस ने भी अमेरिका से पहले सेना भेजी थी और रूस की भी सेना यहाँ रही। उस समय दुनिया की 2 ही शक्ति बड़ी थी 1980 के दशक में, 1970 के दशक में। एक थी कौन? रूस और दूसरा अमेरिका। उस समय गृह युद्ध, गृह कलह के युद्ध की स्थिति बटी हुई थी। उसी बीच पूरे प्रयास कर रहा था ब्रिटेन, और ब्रिटेन को प्रयास करवा कौन रहा था? अमेरिका। ये साम्यवादी विचारधारा के थे, ये पूंजीवादी विचार। अब ये चाहते थे कि पूंजीवाद ज्यादा बढ़े, लेकिन इसी समय ये कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने एक और युद्ध लड़ा 1919 में।
ये तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, मात्र 2 महीने में खत्म हो गया। इसमें ब्रिटिश सरकार जीत गई और ब्रिटिश सरकार ने कठपुतली शासक बैठा। लेकिन 1945 के बाद ब्रिटिश सरकार की स्थिति खराब हो गई। 1947 में भारत छोड़कर जाना पड़ा। अब शासन यहाँ चलाए कैसे? अपने कठपुतली शासक से भी डायरेक्ट शासन तो नहीं किया, अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं किया। लेकिन 1947 में एक ग्रुप बना था नॉन अलायंस, 1947-48 में नॉन अलायंस को नाम, ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो और अब्दुल नासिर, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 3 बड़े नेताओं ने एक ग्रुप बनाया जो नॉन अलायंस के रूप में रहा। नॉन अलायंस का मतलब क्या, उसको समझते। ये जो क्षेत्र था पश्चिमी, इस समय 1945 तक ब्रिटेन जैसी शक्तियां कर्जदार हो गई थी और अमेरिका जैसे गरीब देश अमीर हो चुके, ये उधार बांटना शुरू कर चुका। इस समय इसकी रूस की सीमा इससे लग रही थी, ये ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र था और ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र 1947 में जब समाप्त हुआ तो अब ये बन चुका था भारत और ये बन चुका था पाकिस्तान। ठीक, भारत और पाकिस्तान 2 देश के रूप में 1947 में आए। इस समय यहीं से एक ये कहा जाता है कि एक और देश की सीमा का विस्तार हो रहा था। जैसे ये कहा जाता है कि अमेरिका के जो पूंजीवाद था, तो पूंजीवाद से जुड़ने वाले देशों की संख्या इधर होती, मतलब पश्चिमी पूरा हिस्सा किसकी तरफ हो गया, पूंजीवाद की तरफ, और पूर्वी हिस्से में चीन और अफगान ये जो हिस्सा था ये किस स्वरूप में चले गए, साम्यवाद। अब 47-48 में ऐसे देशों के सामने समस्या आ गई। क्यों? क्योंकि इधर ये अपने आप को प्रेशर कर रहे हैं, भारत से जैसे देशों को भी प्रेशर कर रहा था अमेरिका, इधर से ये भी कर रहे। अंततः मार्शल टीटो, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल नासिर, इन तीनों ने मिलकर नॉन अलायंस बना लिया। इन्होंने कहा कि ना हम इनके हम तो स्वतंत्र रहेंगे, किसी ग्रुप में हम नहीं जाना चाहते, हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाकर चलने वाले लोग। 1947 से 1980 तक यही लड़ाई चलती है, ठीक, और इसी बीच हथियार और पैसा यहाँ से भी यहाँ आते रहा और यहाँ से भी यहाँ आते रहा, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में कि कहीं ये इनसे ना मिल जाए और ये यहीं से ना मिल जाए। अगर मिल जाएंगे तो इनके बढ़े, मतलब सुपर पावर बनने की होड़ में यहाँ हथियार परोसने लगे, पैसा परोसने लगे, और अंततः जो आतंकवादियों को जन्म दिया वो इन्हीं देशों ने दिया, ठीक, अमेरिका और जो रूस है उस। अब 1980 के बाद क्या हुआ कि 1980 के बाद रूस के जो 10 देश थे, ये जो दक्षिणी हिस्से वाले खुद रूस से अलग, यूएसएसआर से अलग होकर अब रसिया बन गए, और इसका भी आधा हिस्सा कहाँ चले गए, बाद में यूरोप के अधीन चले गए, और ये हिस्सा पूर्वी हिस्सा अंततः आ गया कहाँ, अब रूस खुद ही बढ़ चुका, रूस में भी सत्ता परिवर्तन हो चुका था, रूस ने भी अब इसमें इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दिया। रूस ने कहा कि अब भले ही हो, हम हमारे देश की सेना को मरवा नहीं सकते, क्योंकि लगातार यह सेना जैसे जैसे पहुंच रही थी तो ये इसके खिलाफ ऐसा कौन उपलब्ध करा रहा था, अमेरिका, ठीक। अब ये ओवरव्यू है सिर्फ अफगानिस्तान। अब हम शुरू करते हैं कि अफगानिस्तान में यहाँ शासक की शुरुआत हुई, या इससे पहले एक ओवरव्यू और ले लेते हैं कि यहाँ कौन कौन से राजवंश कब कब रहे और क्या क्या स्थिति रही अफगानिस्तान की। 1707 तक तो ये क्षेत्र ये कहा जाता है कि 1750 तक 1750 तक या 1707 तक का जो हिस्सा था, 1707 तक ये हिस्सा मुगलों के अधीन था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये हिस्सा हाथ से निकल गया। यहाँ एक 1709 में
एक नया राजवंश स्थापित हुआ, होतक राजवंश। जब हमारे यहाँ मुगलों का शासन चल रहा था, तब वहाँ 1760 में कौन सा राजवंश स्थापित हुआ? होतक। और यही 1738 तक ये राजवंश चलता है। इस राजवंश का संस्थापक रहा मीरवाइज होतक, और मीरवाइज होतक ने इस राजवंश की स्थापना मुगलों से अलग होकर कर दी। अब यहाँ रहने वाली आबादी 99.3% कौन सी है? मुस्लिम। और मुस्लिम में भी अलग अलग वर्ग यहाँ पर रहते हैं। ये जो तालिबान जन्मा वो कहाँ से जन्मा, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, आगे चलकर आपके समझ में तब आएगा जब इस आबादी के बारे में समझते हैं। यहाँ सबसे बड़ा वर्ग 42% आबादी रहती है इस हिस्से में, पख्तून क्षेत्र में। ये पश्तूनी भाषा बोलने वाले वर्ग रहता था। और जब अंग्रेजों ने ये जो डुरंड लाइन पहले खींच दी थी, आगे हम वापस आएंगे, तो इस समय कई सारा ये हिस्सा इधर आ चुका था। अफगानिस्तान के हिस्से पर पाकिस्तान हमने बसाया। अगर वास्तविक इतिहास को देखा जाए, था तो हमारा ही हिस्सा और हम ही ने बांटा। जो हिस्सा निकल चुका था हाथ से, वो हिस्सा अफगानिस्तान बन गया। और जहां से हमें अपने आप को प्रोटेक्ट ब्रिटिश सरकार को करना था, तो ब्रिटिश सरकार ने एक क्या बना दी, 1837 में ही एक लाइन खिंचवा दी। कौन सी? डुरंड लाइन। और यही डुरंड लाइन को अंततः ये षड्यंत्र रचा और ऑटोमेटिक ये हारी जानबूझकर कि इस डुरंड लाइन को अब हम क्रॉस नहीं करेंगे। 1907 की पेशावर संधि के अंतर्गत ये निश्चित कर दिया। तो इन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम डुरंड लाइन को कभी क्रॉस नहीं करेंगे। और डुरंड लाइन ही क्या बन गई, वास्तविक रूप में सीमा बन गई। लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग, जैसे पंजाब हमारा है, पाकिस्तान पंजाब, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब, भारत का पंजाब। सिख तो वहाँ भी रहते हैं, सिख यहाँ भी रहते हैं, पंजाब तो बदल गए। यही पख्तून क्षेत्र, पख्तूनी भाषा बोलने वाले कुछ लोग पाकिस्तान में रहते। ये बाद में रिफ्यूजी के रूप में पहुंचे, और यही रिफ्यूजी बाद में क्या कह रहा है, मदरसों में पढ़ने के बाद तालिबानी। ठीक, तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट। ठीक, और ये स्टूडेंट जो यूनियन थे, यही आगे चलकर तालिबान बनवाने का क्रम चलवाया किसने? अमेरिका। जब ये यहाँ रहते थे तो इनको ज्यादातर हथियार और सेना और ट्रेनिंग उपलब्ध कराने वाला देश था कौन? अमेरिका। और ओसामा बिन लादेन जो बाद में यही था, ये कहा जाता है कि ये सऊदी अरब का गुंडा था, और सऊदी अरब का गुंडे को भेजा था यहाँ किसने? अमेरिका। और ये जो था सऊदी अरब से जब आया, तो ईरान युद्ध एक और हुआ था इसी समय। कब? जब अफगानिस्तान की समस्या चल रही थी। तो ईरान युद्ध के समय यही ओसामा बिन लादेन ने ये कह दिया था कि सऊदी अरब में आप हथियार सप्लाई नहीं करेंगे और आपके प्लेन नहीं उतारेंगे। तो इनकी जो ओसामा बिन लादेन से बनी जिन्होंने पैदा किया, उन्हीं के खिलाफ कब हो गए। तो इसको सऊदी अरब से यहाँ विस्थापित हो गया, इनको यहाँ भेज दिया गया। और इसको पैसा उपलब्ध कराने वाला देश कौन था? ये पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक कर 2011 में इनको मार देते हैं। क्यों मारा? 2001 में इसी ने 4 प्लेन गायब कर दिए, हाईजैक कर दिए, और 4 प्लेन हाईजैक कर ये भेज दिए अमेरिका। और 9/11 की जो घटना हुई, उसका सरगना व्यक्ति कौन था? यही ओसामा बिन लादेन। बाद में अफगानिस्तान पाकिस्तान को दोष दे रहे थे, तो पाकिस्तान ने एक ही चीज कही, भेजा किसने? आपने। हमारी गलती है, आपने पैसा दिया, आपने कहा ट्रेनिंग दिलाओ, तो हमारे ऊपर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते एक्शन। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। ओसामा बिन लादेन खुला घूमता। क्यों? क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है। बाद में एयर स्ट्राइक करने के बाद 2011 में किसी भी देश की संप्रभुता को भंग कर
इसको मार दिया। ठीक, ये किसकी चाल थी? अमेरिका। कुल मिलाकर ये जो अफगानिस्तान में आज समस्या है, इसका बहुत बड़ा कारण अमेरिका और रशिया है। इन देशों की नीतियों ने यहाँ की स्थिति खराब कर। यहाँ जिन हाथों में किताबें थमानी थी, उन हाथों में ऐसी किताबें थमा दी गई जो बंदूक से कम नहीं थी, और अंततः भड़काऊ चीजें यहाँ पर शुरू कर दी। जब होतक राजवंश स्थापित हुआ तो होतक का एक लंबे समय तक शासन चल रहा था। तो यहीं पर ये पख्तून क्षेत्र में सबसे बड़ी आबादी 42% मुस्लिम यही थे, और ये सुन्नी थे, ठीक, कट्टरवाद। इसके बाद यहाँ ताजिक मुस्लिम 27%, इसके बाद 9% के आसपास यहाँ हजारा और 9% उज्बेक मुस्लिम, इसके अलावा इमाक 4%, तुर्कमैन 3%, बालोच 2% और 4% अन्य मुस्लिम हैं। इस तरीके से 99.3% ये पूरे अफगानिस्तान में कौन रहते हैं? है मुस्लिम। लेकिन यहाँ भी शिया और सुन्नी को लेकर चीजें, ठीक। अब इनमें भी विचारधाराओं को लेकर अंतर है। एक कुछ साम्यवादी विचारधारा चल रहे हैं मुस्लिमों में भी, और एक इस्लामिक विचारधारा का जन्म हुआ था आगे चलकर। जब हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इस समय यहाँ ये जो राजवंश होता रहा, होतक राजवंश के समय कोई इतनी ज़्यादा घटनाएं नहीं हुई, छिटपुट घटनाएं होती रही। भारत अपने में परेशान, अमेरिका इस बात से परेशान, इस समय तक अमेरिका भी इतना शक्तिशाली नहीं था, तो अमेरिका अपने क्षेत्रों में ही लगा हुआ। इस समय रूस भी छोटे मोटे क्षेत्रों में अपना प्रयास कर रहा था कि इसको अपनी तरफ ले आए। इसके बाद यहाँ एक राजवंश स्थापित हुआ, दुर्रानी राजवंश। दुर्रानी राजवंश 1738 से ये कहा जाता है कि ये स्थापित होना था, लेकिन 1738 में ये स्थापित नहीं हो पाया क्योंकि वहां स्थानीय स्तर के लोग में आपस में हिंसा चली। अंततः 1747 से लेकर 1823 तक ये राजवंश रहा, दुर्रानी राजवंश। इस दुर्रानी राजवंश में अब कहीं ना कहीं भारत के जो ब्रिटेन शासन चला रहा था उसकी देन थी इसमें शामिल। अंततः अहमद शाह दुर्रानी यहाँ का शासक बना। इसके बाद ये कहा जाता है कि शाह शुजा के समय 1803 से 1809, कुल मिलाकर 1823 तक जाते जाते इस राजवंश में यहाँ पर अंग्रेजों ने पहली बार युद्ध लड़ा, ठीक, आंग्ल अफगान युद्ध। और आंग्ल अफगान युद्ध दोस्त मोहम्मद खां को हटाने के उद्देश्य से था। इसी राजवंश के शासक को हराकर एक नया राजवंश स्थापित हुआ था, बारकाजाई राजवंश। और ये जो बारकाजाई राजवंश था ये 1823 से 1926 तक रहा। 2 युद्ध इसने लड़े, ठीक, किससे? ब्रिटेन से। और इसके बाद 1919 जो है, 1919 में ही अफगानिस्तान को देश की मान्यता मिली। इससे पहले देश की मान्यता अफगानिस्तान को नहीं। यहाँ सिविल वॉर हुआ था और सिविल वॉर में 1919 में थर्ड युद्ध में कहा जाता है कि आज़ादी मिली किससे? ब्रिटेन से। और ब्रिटेन से ये भी आज़ाद हुआ था, तो अपने आप को 1919 में आज़ाद देश मानने लगा। कौन? अफगानिस्तान। और यहाँ पर किंगडम ऑफ अफगानिस्तान, ये जो किंगडम ऑफ अफगानिस्तान की स्टैब्लिशमेंट हुई ये 1919 के बाद से शुरू हुई। 1926 से लेकर 1973 तक यहाँ रहा किंगडम ऑफ अफगानिस्तान, ठीक, राजशाही वंश। लेकिन 1973 से 1978 तक यहाँ बाद में एक व्यक्ति हुए
मोहम्मद दाऊद खान, और मोहम्मद दाऊद खान ने इसको रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान कर दिया, गणतंत्र ऑफ अफगानिस्तान। ज्यादा समय रहा नहीं, कितने समय, 73 से 78। अब तक भी तालिबान का जन्म नहीं हुआ, अब तक भी आपस में ही जो गुट थे वही लड़ रहे थे अफगानिस्तान में। इसके बाद 78 में कर्नल अब्दुल नासिर या कादिर हुए थे, और कादिर ने तख्ता पलट करवाकर यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की स्थापना की। ये हर बार, एक बार यहाँ संविधान बना, एक बार यहाँ संविधान बना। इसका संविधान कम से कम 3-4 बार बन चुका है। इस समय 78 से 1978 से 87 तक डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का। इसके बाद भी यहाँ पर शांति स्थापित नहीं। धीरे धीरे 1987 से रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की फिर से वापसी हो गई, और वापस से ये डेमोक्रेटिक की जगह क्या बन गया, रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, जो कि 1992 तक रहा। ठीक, अब रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान 1987 से 1992, ये जो 1992 है, इस 1992 के बाद रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान में ज़्यादा समय तक टिकने नहीं दिया। 87 से 92 तक तो ये रहा, लेकिन इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान या एक स्वरूप से इस्लाम का जब यहाँ पर ज़्यादा कट्टरपंथियों का उदय हुआ, तो ये 2002 तक, 1992 से 2002 तक यहाँ क्या चला, इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान। 1996 में यहाँ पर पहली बार तालिबान का कब्जा हुआ, और तालिबान ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर इस्लामिक स्टेट में परिवर्तित कर दिया, और इस्लामिक स्टेट अपना शासन चलाते। अंततः 2001-2 में अमेरिका ने सेना भेजी, और अंततः जैसे तैसे इसको दबाया, लेकिन ये लोग वापस क्षेत्र में आकर बस गए कहाँ। अब अमेरिका की सेना 2001 में गई, और 2001 से शांति व्यवस्था कर रही थी 2021 तक। बदला लेने का बहाना था किससे, 2001 का जो घटना हुई थी, कौन सी, अमेरिका क्यों गया, क्योंकि 9/11 की घटना हुई 2001 में, और उसका बदला लेने के लिए भेजा था कहाँ, यहाँ। जब 2011 में ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया, बदला ले लिया गया, तो फिर या तो 2011 में ही वापस आ जाना था, लेकिन ये जानबूझ कर वहीं रहे और वहाँ के लोगों को पागल बनाया। अभी एक राइटर्स हैं जिन्होंने ये लिखा है कि अमेरिका के लोगों का पैसा पानी में बहाया है वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन लोगों। जब अफगानिस्तान से हमारा बदला 2011 में पूरा हुआ तो 10 साल कर क्या रहे थे, और या तो अगर कर रहे थे तो हमें वहाँ पर फिर सत्ता स्थापित ही कर लेनी, खत्म कहानी। अंततः 2002 के बाद हामिद करजाई को यहाँ का राष्ट्रपति बनाया। हामिद करजाई, ये कहा जाता है कि अमेरिका की मदद से ये व्यक्ति 2002 से 2014 तक यहाँ का राष्ट्रपति, और इसके समय भारत ने 3000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट खर्च किए और अपना पैसा लगाया बहुत बड़ी। 3000 करोड़ रुपए हमने इसी समय लगा डाले। इसके बाद भी हमने कई सारे प्रोजेक्ट 2014 से लेकर 2021 के बीच हमने और पैसा लगाया। वहाँ का मित्रता डैम स्थापित करा, वहाँ कई सारी इंडस्ट्रियां शुरू करने का प्रयास किया। वो ऐसी जगह थी जहाँ शांति बहाल कर चुका था अमेरिका, तो हमने पैसा कहाँ खर्च किया। और 2014 के बाद तो हमने आती रह दी। मोदी जी जब से आए, जब से हमने फॉरेन कंडीशन में हमने खूब सारा पैसा, हमने सोचा तालिबान तो मर चुका है, तालिबान अभी भी जिंदा था गाँव में, शहर छोड़कर भागे थे,
लेकिन हथियार इनको सप्लाई हुए कैसे? तालिबान के पास हुआ ये था कि रूस का ये पाकिस्तान और यहाँ पर एक बॉर्डर पर रूस जब वापस गया था तो अपने हथियार यही छूट गए और यहीं से हथियार सप्लाई होते पाकिस्तान बॉर्डर से। और ये जखीरा छूट गया था हथियार का, और ये जखीरा हाथ लग गया किसके? तालिबान। तालिबानियों के पास इतने बेहतरीन बेहतरीन हथियार आए कहाँ से? ये इसको कब्जा कर लिया। और आज की स्थिति में जो हथियार का जखीरा हाथ लगा वो किसका? कौन भागा है? हथियार लेकर नहीं गए, हथियार छोड़कर गए कि आप क्या करो, सही तरीके से यूज करो। अंततः यहाँ से फिर से एक बार जन्म शुरू हुआ किसका? तालिबान। तालिबान में ये कहा जाता है कि हामिद करजई के बाद बने अशरफ घानी। अशरफ घनी या अशरफ घानी जो थे वो 2014 से 2021 तक वहां के राष्ट्रपति। इस व्यक्ति को पहले से आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, सारी चीजें। इस बीच 20 साल में अमेरिका ने यह दावा किया, 2020 किया किस्सा है, 2015 में कुछ सुगबुगाहट अमेरिका को लग गई थी कि यहाँ से जाने का विचार कर रहा था, तो इन्होंने कहा कि ऐसा मत करिए क्योंकि अभी इस्लामिक स्टेट में अफगानिस्तान कमजोर है, तालिबान के खिलाफ नहीं लड़ सकते, तो यहाँ पर सेना को आप तैयार करिए। सिर्फ ये अशरफ घनी के समय अमेरिका के जो बाइडेन 2020 में एक वक्तव्य देते हैं और ये कहते हैं कि मात्र 3 लाख सैनिक किसकी सेना में? अफगानिस्तान, जिसको हमने ट्रेन किया, आर्मी की जो चीजें बनाई हैं वो हमने ट्रेन किया। और 80,000 मात्र 75 से 80,000 हैं कौन? तालिबानी संगठन के लोग। आसानी से सामना हो जाएगा, होना भी था। किसी भी देश में एक तरफ कॉमन सी बात हो, 3 लाख लोग हों और 80,000 लोग हों तो कौन जीतेगा? 3 लाख लोग। क्यों नहीं जीत पाए? इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। वास्तविकता में इनके पास इस सेना को नहीं जीतने के पीछे कारण था ये, इस व्यक्ति में खुद ही हिम्मत नहीं थी सामना करने। जब देश का प्रशासक भाग जाए तो सेना कब तक लड़ेगी? देश के प्रशासक के पास समय नहीं है सेना से मिलने का, और तो और सेना भी नाम मात्र की, इनको सही ट्रेनिंग, सही सारी चीजें नहीं मिल पाई। यहाँ समस्या ये हुई कि परिवार को प्राथमिकता दी गई। तालिबान तेजी से बढ़ते जा रहा था और धीरे 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 तालिबान ने 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने संधि की, और डोनाल्ड ट्रंप ने संधि करी कि हमारे एक भी सैनिक मारे नहीं जाने चाहिए और हम हमारी सेना को हटा रहे हैं, ये पूरा दोष है उस आदमी का। और 2021 में मरा गया किसके ऊपर? जो बाइडेन के ऊपर। जो बाइडेन जो थे वो आए और उन्होंने कहा कि भैया हम पुराने जो लोगों के डिसीजन है उनको हम लागू कर रहे हैं, हम हमारे हिसाब से डिसीजन नहीं ले रहे। जो पुराने डिसीजन है क्योंकि राष्ट्रपति ने साइन कर गए उसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो अंततः उसी चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और अगस्त तक जाते जाते हम हमारी सेना को अब यहाँ से वापस बुला लेंगे। अफगानी जाने, उनकी 3 लाख की सेना जाने, इस सेना ने अंदर पहले से ही सुबह। दूसरा, इनके पास, तालिबान के पास हथियारों का जो जखीरा था तो हथियारों का जखीरा कुछ ज़्यादा बड़ा था कंपेरेटिवली इनके पास हथियार ही इतने थे। जो अमेरिका की वायुसेना थी, वायुसेना ने ये कह दिया अब हम हमले नहीं करेंगे आपके ऊपर। कब? 2020 में। पिछले 1 साल से ये कंडीशन चल रही कि 1 साल से कोई हमला नहीं किया किसने? अमेरिका की सेना। और 2021 में ये स्थिति आई कि छोड़कर चले गए, तो यहाँ की अपनी जो थी उनको टेक्निकल सपोर्ट ही नहीं मिल पाया, उनको ट्रेन ही नहीं किया, तो वो है ही नहीं इस तरह। और उनके सर्वर से लेकर कोई भी चीज़ अपनी है ही नहीं, काम ही नहीं कर पा, तो वहाँ की वायुसेना क्या होगी? कमजोर। और वायुसेना ने एयर स्ट्राइक और सारी चीज़ों से इनको रोक सकते थे। इन्होंने क्या किया? गांव-गांव में थे, पूरा बनाया और अंततः चारों तरफ से बॉर्डर को सील कर दिया। और बॉर्डर पर धीरे धीरे 1 टुकड़ी, 2 टुकड़ी, 3 टुकड़ी ने कब्जा करते करते पूरे अफगानिस्तान की बॉर्डर पर कब्जा
इनको पता था काबुल तो हमारे लिए तो चुटकी का खेल है। अंततः ये कहा जाता है कि बाद में 2019-20 में 2021 में अगस्त तक जाते जाते 15 अगस्त तक ये सेना पहुंच गई काबुल, और काबुल में भी पूरे काबुल पर अधिकार कर लिया। अंततः बस एयरपोर्ट बचा, और एयरपोर्ट की तस्वीरें आपने देखी होगी जहाँ से सारी एम्बेसी के लोग भाग रहे, और वही लोग, कई लोग मारे गए, कई लोग बुरी तरीके से वहाँ पर रहे। अब ये इतना खौफ क्यों, इतना डर क्यों, इतनी चीज़ें क्यों, और अफगानिस्तान में इंटरनली क्या हुआ, ये तो एक ओवरव्यू है आपके लिए। अब हम पर्टिकुलर आते हैं अफगानिस्तान के अंदर। ये राजवंश रहे, और इन राजवंशों के हिसाब से क्या क्या चीज़ें हुई, और कहाँ से अफगानिस्तान की शुरुआत में ये देखा गया। आते हैं हम 1831 के आसपास। इस समय 1831 के आसपास सारा अपने आप के स्वरूप में अफगानिस्तान का शासन चल रहा है, अलग अलग राजवंश चला रहे थे। 1831 में ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन ने एक योजना बनाई कि क्यों ना अफगानिस्तान पर कब्जा करें, और अगर कब्जा हो जाएगा तो किसका प्रभुत्व नहीं बढ़ पाएगा, रूस का। हम हमारा प्रभुत्व बढ़ा लेंगे, ठीक। इस उद्देश्य से ये कहा जाता है कि अफगानिस्तान पर कब्जे की योजना पहले से ही बना चुका था ब्रिटेन, और पहले से ही प्रयास कर रहा था रूस भी। 1831 में से ठीक पहले यहाँ का एक शासक था दोस्त मोहम्मद। दोस्त मोहम्मद का शासन चल रहा था यहाँ का राजा। दोस्त मोहम्मद ये वाकई राजवंश का शासक था, और दोस्त मोहम्मद को हटाकर ब्रिटेन ने यहाँ हस्तक्षेप कर दिया, सेना भेजकर शाह शुजा को शासक बना दिया। जनता किसके पक्ष में थी? इस दोस्त मोहम्मद, और बाहरी हस्तक्षेप होकर बना किसको दिया गया? शाह शुजा को। इंटरनली मामले में पहले हस्तक्षेप किया किसने? ब्रिटेन। अब इस मामले में हुआ ये था कि पहली बार ये 23 से 26 तक रहा था, इसको हटाकर दोस्त मोहम्मद की जगह शाह शुजा बना दिए गए, और ये 1839 से 1842 तक शासक है। इसको हटा दिए जाने के पीछे, शाह शुजा को शासक बनाए जाने के पीछे कारण थे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह से शाह शुजा भागकर आया था कि मुझे शासक बना दो, ठीक। इसके लिए दोस्त मोहम्मद के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, कोहिनूर हीरा दे दो, क्योंकि कोहिनूर हीरा उस समय से तख्ते ताउस में उठा ले गए थे शाहजहां के खिलाफ, और नादिर शाह ने जब उठाकर ले गया था तो तख्ते ताउस वहां पर ही पड़ा हुआ। तख्ते ताउस का जो हीरा था वो शाह शुजा ने दे दिया इन्हीं को, और अंग्रेजों और शाह शुजा दोनों ने संधि कर ली, और अंततः क्या बन गया। लेकिन ये स्थायी नहीं है, अभी भी दोस्त मोहम्मद अब इसको हटाने की फिराक में था। वहाँ आपसी एक अपना युद्ध चल रहा है, एक विदेश के हस्तक्षेप से चल रहा है। अंततः 1845 में शाह शुजा की हत्या कर दी गई, और 1845 में वापस से शासक बना दोस्त मोहम्मद। तब तक ये भी स्वर्गवासी हो गए थे, रानी जंजन इनकी थी, और उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र कर दिया। अब भारतीय हस्तक्षेप तो ज्यादातर हो नहीं सकता। ये जब इस समय युद्ध होना था, तो इस समय कहा जाता है कि ब्रिटेन के हस्तक्षेप को हटा दिया था। ब्रिटेन की सेना की टुकड़ी जो गई थी उसको हरा दिया था दोस्त मोहम्मद, क्योंकि स्थानीय लोग किसके साथ थे? दोस्त मोहम्मद। अंततः
1863 तक कौन शासक रहा? यही दोस्त मोहम्मद। दोस्त मोहम्मद के बाद द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 में हुआ। जब द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध तक यहाँ शांति थी। शांति का मतलब जो राजा का शासन चल रहा था, लोग यहाँ पर स्वीकार्य थे। अफगानिस्तान अभी एक देश के रूप में नहीं था। यहाँ एक शासक बना हुआ था शेर अली खान। शेर अली खान। ये दोस्त मोहम्मद खां के बाद ये कहा जाता है कि 1868 से 1879 तक, 1868 से 79 तक इसी राजवंश का